कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम शिक्षण कौशलों के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में अब हम बात करते हैं व्याख्या कौशल की। व्याख्या कौशल क्या होता है? जैसा कि मैंने वी प्लस आख्या व्याख्या शब्द बना है, विशेष रूप से कहना, कथन करना किसी भी चीज को, यानी कि छोटी से छोटी चीज को भी समझाने के लिए उसको विस्तार देना, वो व्याख्या है। उसको हर तरह से हर एक एक बात को पूरी तरह से स्पष्ट करना, है ना? उसके अंदर आई हुई प्रमुख बातों को, जो जो मुख्य मुख्य बातें आई हुई हैं, जो जो मुख्य बिंदु आए हुए हैं, उन उन मुख्य बिंदुओं को विशेष रूप से स्पष्ट करना जो होती है वो व्याख्या होती है। क्लास के अंदर जो हम बात करते हैं ना, तो ये व्याख्या होती है वो। और ऐसा अगर देखा जाए तो किसी घटना, किसी तथ्य को, किसी संप्रत्यय को, है ना, किसी सिद्धांतों को समझाने के लिए एक शिक्षक के द्वारा कई प्रकार के अलग अलग संबंधित कथनों को कहते हुए, उसका प्रयोग करते हुए, उदाहरण देते हुए, स्वयं के और विद्यार्थियों के अनुभवों को सम्मिलित करते हुए, है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हुए, श्याम पट्ट का प्रयोग करते हुए, जब वो किसी मुख्य बिंदु विशेष को स्पष्ट करता है तो वो उसका व्याख्या कौशल कहा जाता है। उसको कहते हैं कि आपने इस चीज को समझाने के लिए क्या किया, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने, उसको बहुत अच्छे से समझाया है। अब इसके वो व्याख्या को जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वो कारक क्या होते हैं? कि एक तो छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों पर आधारित होता है ये, क्योंकि आप जब किसी चीज की व्याख्या करते हैं, किसी चीज को समझाते हैं, तो वहां पर जरूरी होता है कि आप सामने वाले के अनुभवों को भी उसके अंदर सम्मिलित करें। क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं यानी कि आप अनुभवी हैं, आपको उसके विषय में नॉलेज है, ज्ञान है। जितना आपको गहराई से ज्ञान होगा उतना आप उसको अधिक से अधिक स्पष्ट कर पाएंगे। और अधिक से अधिक स्पष्ट करने के लिए जरूरी क्या होता है कि सामने वाले के अनुभवों को भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाए। यानी कि व्याख्या करने वाले को भी को ये पता होना चाहिए कि वो सामने वाला किस स्तर तक इस चीज से जुड़ा हुआ है ना? तो उनकी चीजों को भी वो इसके अंदर क्या करेगा, उसको सम्मिलित करना उसके लिए जरूरी होता है। फिर छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसको ध्यान में रखना व्याख्या के लिए, क्योंकि छात्र कहाँ से आ रहा है, किस परिस्थिति आ रहा है, तो क्या हम वहां का उदाहरण उसको देख करके समझा सकते हैं, वहां के अनुभवों का हम प्रयोग कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज का उसमें ध्यान रखना। छात्रों की मानसिक आयु को और उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखना कि किस तरह का बालक है, तो वहां पर हमको किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, किस प्रकार के उनको उदाहरण देने हैं, किस तरह से उनको समझाना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उनके स्तर को जांचना, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों को समझना, उनकी भाषा और संस्कृति का उनके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखना व्याख्या करते समय में। और छात्र कितने जागरूक हैं, उनके सुनने के प्रति, उस विषय को स्पष्ट करने के प्रति कितने जागरूक हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही व्याख्या की जाती है। वरना तो एक शिक्षक व्याख्या किया जा रहा है और छात्र अपने काम किए जा रहे हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति में आपकी व्याख्या जो होती है वो प्रभावी नहीं हो सकती है। तो प्रभावी करने के लिए इन चीजों की बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। और जहां हम इसके घटकों की बात करते हैं, तो कुछ घटक ऐसे होते हैं जो कि वांछनीय है। एक प्रशिक्षणार्थी के द्वारा इन घटकों की पूर्ति आवश्यक होती है कि वो इन घटकों को ध्यान में रखते हुए अपना जो है वो व्याख्या कौशल को पूर्ण करने का प्रयास करे। तो इसके अंदर सबसे पहले बात आती है, वो आती है प्रारंभिक कथन का स्पष्टीकरण। यानी कि जब वो किसी भी अंश की व्याख्या करने जा रहा है, अपने उस व्याख्या कौशल में वो कुशलता हासिल करने के लिए कोई अंश लेकर के आया है, तो वो उस अंश को जब वो बोलता है कि आज हम यानी कि प्रसंग बांधना, कि आज हम इसके बारे में, इसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, इसमें कवि ने इसके बारे में ये चीजें बताई हैं, तो इस चीज को ही वो पूरी तरह से स्पष्ट करेगा। तो प्रारंभिक कथन उसका स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए उसके अंदर। फिर व्याख्या करते समय में कुछ व्याख्या सेतु कहे जाते हैं, जो कि परस्पर वाक्यों को जोड़ने वाले, कंजक्शन जिसको कहते हैं, जोड़ने वाले कुछ शब्द होते हैं, है ना? योगात्मक शब्द जिसको कहते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो ऐसे उनको हिंदी में उनको कहते हैं हम व्याख्या सेतु, लिंक जिसको कहते हैं ना, तो जोड़ने वाले होते हैं। तो ऐसे उन शब्दों का प्रयोग अपनी व्याख्या के अंदर प्रसंग के अनुसार, वाक्यों की प्रकृति के अनुसार होने चाहिए। इसके अंदर हम प्रयोग करते हैं इसलिए, क्योंकि, जबकि, यदा, जब, तब, कारण की, इसके परिणाम स्वरूप, निष्कर्षतः, अतः, है ना? इस प्रकार के शब्द होते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इसके बजाय, इसकी अपेक्षाकृत ये ज्यादा अच्छा हो सकता था, इसकी तुलना में ये ज्यादा अच्छा हो सकता था, इसके पश्चात, अनंतर, यद्यपि, अपितु, इससे, इसके द्वारा, इसके कारण, बहुत सारे अनेक वाक्य, अनेक शब्द हैं ऐसे जो कि व्याख्या सेतु कहलाते हैं। किसी भी दो वाक्यों को, दो बातों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का
प्रयोग किया जाता है, और जब तक इन प्रयोग शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, आपकी व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पाती है। जैसा जैसे व्याख्या करते जाएंगे वैसे वैसे वो चीज अपने आप ऑटोमेटिकली वो शब्द आपके क्या होता है उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। हमें जानबूझ करके सोच समझ करके वो नहीं आते हैं शब्द, हम बोलते जाते हैं क्योंकि ये अभ्यास है, ये सतत अभ्यास से ये चीजें आती है। तो इन चीजों का ध्यान में रखना, इसका प्रयोग करना, तो ये वाक्य जो व्याख्या सेतु है, इन शब्दों का प्रयोग करना ये मुख्य आता है। फिर जो हम व्याख्या जिस चीज की करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर मुख्य मुख्य बातें क्या है, मुख्य मुख्य बिंदु क्या है कि जिसको हमको स्पेशली विशेष रूप से समझाना है, उनका समावेश उस व्याख्या के अंदर होना चाहिए, उस बात के अंदर होना चाहिए कि हम जो चीज समझा रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें उसको समझानी है, ये उसको ध्यान में होना चाहिए। फिर किसी भी चीज को समझाने के लिए जहां आवश्यक है, तो उस आवश्यकता के अनुसार दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, वो आपकी व्याख्या को सरल, सहज और उत्साह, रुचिकर, प्रभावी वो सब बनाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना, अगर कोई टेक्निकल वर्ड आ रहा है आपकी बात के अंदर, कोई चीज आ रही है या कोई परिभाषा आ रही है, तो उसको स्पष्ट करना, वो भी एक व्याख्या के अंदर आ जाता है किसी भी चीज की। कि जैसे कि हम बोलते हैं ना मान लीजिए कि आपने परिभाषा दी थी लोकतंत्र की कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, लिंकन है क्या? अब जनता का क्या है, जनता के द्वारा क्या है, जनता के लिए क्या है, अब ये जो वर्ड है टेक्निकल, इसको पूरी तरह एक एक चीज को स्पष्ट करना, ये जो होता है ये तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। तो इन शब्दों का प्रयोग करना, इनको परिभाषित करना, इनको समझाना, व्याख्या करना। फिर बीच बीच में व्याख्या करते समय में बीच बीच में बोधात्मक प्रश्न पूछ लेना, समझाते समझाते विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछ लेना, समझ में आया है, आ रहा है समझ में, अच्छा ये क्या होता है, ये आप पढ़ाते पढ़ाते आपने पूछ लिया। तो इस तरह से प्रश्नों को पूछना बीच बीच में, और स्पष्ट कथन करना, अंत में निष्कर्ष करना उसका, और अंत में उपसंहार करके उसको खत्म करना कि हाँ जब हमने इसके बारे में ये चीज पढ़ी है। तो इस प्रकार से ये कुछ वांछित घटक होते हैं जो कि वांछनीय है, एक प्रशिक्षणार्थी के द्वारा इन घटकों की पूर्ति पूर्ण रूप से की जानी चाहिए। लेकिन इसी के साथ में कुछ घटक ऐसे होते हैं जो कि अवांछनीय है, जिनका प्रयोग विद्यार्थियों को अपनी व्याख्या में नहीं करना चाहिए। और जो अवांछनीय है या नकारात्मक है, ऐसे जो घटक हैं, उसके अंदर सबसे पहले आता है कि असंबद्ध और निरर्थक वाक्यों का प्रयोग। बोलते बोलते कुछ भी आपने अनाप कोई नई चीज लिया बीच में, बिल्कुल विषयांतर हो गया। जो आप पढ़ा रहे हैं, जो विषय वस्तु कंटेंट आप स्पष्ट कर रहे हैं, उस कंटेंट को पढ़ाते पढ़ाते आप कोई और चीज बोलने लगे, है ना? तो ये क्या हो गया, ये एकदम निरर्थक कथन हो गया। अब निरर्थक कथन हो गया, अब जैसे कि मान लीजिए हम अभी ही बात कर रहे हैं, व्याख्या कौशल की बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझा रही हूँ इस चीज को, सब कुछ कर रही हूँ, और यहाँ बोलते बोलते मैं अचानक से कोई दूसरे विषय की बात कर रहे जो कि हाँ मैंने वो फिल्म देखी थी और ये फिल्म बहुत अच्छी थी और ये था वो था, और ये दो तीन बात बोल करके ना फिर मैं अपने बात पे आ गई, तो ये असंबद्ध कथन हो गया जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना? तो ऐसी बातें नहीं बोलना जो कि असंबद्ध हो, विषय वस्तु का स्पष्ट करते समय में इस प्रकार की बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। तो असंबद्ध चीजों से बचना। फिर कथन में निरंतरता का अभाव होना, यानी कि जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या करते समय में आपकी भाषा प्रवाही होनी चाहिए, बहती हुई लगनी चाहिए, कि आप एक धारा में बह रहे हैं, एक साथ बिल्कुल सतत बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, है ना? निरंतरता का अभाव नहीं होना चाहिए कि एक वाक्य बोला फिर भूल गए, फिर सोच रहे हैं, फिर नया वाक्य बोला क्योंकि रट करके आए हैं, समझ में तो आया नहीं हमें। क्योंकि जितनी चीज समझी हुई होगी, जितना कंटेंट आपका समझा हुआ होगा, जितनी गहराई से आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, आपके बोलने में उतनी प्रवाहिता अपने आप आएगी। लेकिन अगर कंटेंट आपका समझा हुआ नहीं है, तो आप में वो प्रवाहिता ही नहीं आएगी। आप केवल मात्र, और ये आप तो प्रशिक्षणार्थी रह चुके हैं, कुछ कभी कर भी रहे होंगे, वो इस चीज को अनुभव भी करते हैं कि जब वो क्लास के अंदर खड़े होते हैं बोलने के लिए, या आप लोगों ने बोला होगा कब, तो आप जितना आप 4 लाइनें लिख करके लाए हैं, उस 4 लाइन से 5-6 लाइन आप नहीं बोल पाते हैं, और 4 लाइनों में भी अगर 1 लाइन भूल गए तो खत्म हो गया वहीं, ऐसे कैसे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो इसका मतलब क्या है कि अभी तक विषय पर पकड़ नहीं बनी है, यानी कि जब तक आपकी विषय पर पकड़ नहीं बनती है, आप धारा प्रवाह रूप में नहीं बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अवांछनीय घटक के अंदर ये आता है कि धारा प्रवाहिता का अभाव होना, निरंतरता का अभाव होना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए उसके अंदर। फिर अनुपयुक्त शब्दावली का प्रयोग, कुछ भी उटपटांग बोल दिया आपने, वाक्य संरचना आपने गलत कर दी, कोई ऐसे बिल्कुल चलते फिरते शब्द आपने बोल दिए, जैसे कि बोलते हैं ना कि टपोरी भाषा वाले शब्द जो होते हैं, अपन ऐसा करेला था नो, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं। साहित्यिक ढंग के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, साहित्य पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक हैं हम, तो हमें उस तरह से अपनी भाषा को बिल्कुल एक क्या कह सकते हैं उसको, गंभीरतापूर्ण वाणी होनी चाहिए हमारी, बिल्कुल ऐसी कि जो लगे कि आप किसी को कुछ सिखाने के लिए आप बोल रहे हैं।
गलत शब्दों का प्रयोग नहीं हो, उसके अंदर द्विअर्थी संवाद नहीं हो, द्विअर्थी बातें नहीं हो, उसके अंदर द्विअर्थी शब्द नहीं आ जाए उसके अंदर, इन सब चीजों को ध्यान में रखा। अस्पष्ट शब्द नहीं हो उसके अंदर, ऐसे बहुत ज्यादा साहित्यिक कठिन शब्द ना हो कि जो विद्यार्थी नहीं समझ सके। यानी कि व्याख्या करते समय में अधिकतम सरल से सरल शब्दावली का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को समझाना। तो ये जो होता है, तो ये कुछ वांछनीय घटक जो हमने पहले पढ़े, जो कि विद्यार्थियों के द्वारा, प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा किए जाने आवश्यक हैं और उनको करना चाहिए। और अवांछनीय घटक कि जो कि व्याख्या के दौरान इन चीजों का अभाव होना चाहिए, विद्यार्थियों के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हमारा एक व्याख्या कौशल होता है। व्याख्या कौशल के साथ ही एक महत्वपूर्ण कौशल और आता है, और वो हमारा जो कौशल है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल अपने आप होता है जब आप व्याख्या करते हैं, आप जब किसी भी चीज को, किसी भी बात को आप समझाते हैं, कुछ भी करते हैं। यानी कि जब एक सामने वाला शिक्षक जब ये चाहता है कि आपकी बात या उसके विचार जो हैं वो शिक्षार्थी तक ढंग से पहुंचे, संप्रेषण ढंग से हो, प्रभावी हो, आप जो बात समझाना चाह रहे हैं, जिस अर्थ में समझाना चाह रहे हैं, वो एज इट इज उन तक पहुंचे वो सूचना। इसके लिए एक शिक्षक के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, वो जो होती है वो उद्दीपन परिवर्तन होती है। और ये उद्दीपन परिवर्तन जो होते हैं वो अचानक से क्लास के अंदर, वातावरण के अंदर परिवर्तन लेके आते हैं, है ना। ये जो, यानी कि ये उद्दीपन वो क्रियाएं होती हैं जो कि वातावरण में अचानक से परिवर्तन लेकर के आती हैं, और छात्रों को ध्यान उसकी ओर अपने आप आकर्षित हो जाता है। आप नहीं चाहते हैं लेकिन अचानक से वो चीज हो जाती है ना। उद्दीपन वो होता है कि जिसको देख करके आप प्रतिक्रिया करते हैं, वो उद्दीपन है, ठीक है। अब क्लास के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम इसको देखें, इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जब क्लास के अंदर एक शिक्षक पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते अचानक से दो विद्यार्थियों के झगड़ने की आवाज आई, मारपीट की आवाज आई, शिक्षक का भी ध्यान वहां गया, सब बच्चों का ध्यान वहां चला गया। वो ऐसे उद्दीपन था कि उसके पीछे अनुक्रियाएं क्या हुई कि शिक्षक भी उनकी तरफ देखने लगा, वो भी देखने लगा, व्याख्या वगैरह सब कहीं चली गई, उसका पढ़ाना कहीं चला गया और ध्यान वहां आकर्षित हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ, ये उद्दीपन परिवर्तन हुआ। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि शिक्षक ने बच्चों को डांटा, उनको समझाया, उनको किया, सबको बिठाया, वापस पनिशमेंट देना, मतलब जिस तरह की, जिस स्तर की गलती उसके अनुसार शिक्षक का व्यवहार, और उसके बाद में फिर से आप अपने काम पे आ गए। तो ये जो होता है, तो उद्दीपन परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है कि वो अचानक से बनने वाली परिस्थितियां हैं, उद्दीपनों को देख करके अचानक से होने वाली अनुक्रियाएं हैं, जो कि विद्यार्थियों का ध्यान जो होती है वो आकर्षित कर लेती है दूसरी तरफ। अब इसके अंदर जो होता है कि ये जो, और वैसे देखा जाए तो ये उद्दीपन परिवर्तन जो है वो स्पेशली कहाँ प्रयोग होता है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। एक शिक्षक जब विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, तब वो इस प्रकार की क्रियाएं करता है, उद्दीपन परिवर्तन वो करता है, और जानबूझकर वो अपने इस परिवर्तन लेकर के आता है। अपने उद्दीपनों में वो जानबूझकर परिवर्तन लेकर के आता है, अपने हाव भाव में परिवर्तन लेकर के आता है, जिससे कि विद्यार्थियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। और उससे, और लाता क्यों है, इसीलिए लेकर के आता है कि वो उसके संप्रेषण को प्रभावी बना सके, ठीक है। और इसके लिए कई बार वो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का भी प्रयोग करता है, और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जो होती है वो भी क्या करती है, उद्दीपन परिवर्तन का ही काम करती है। वो वातावरण की वो उद्दीपन है कि जहां पर अनुक्रियाएं बदल जाती हैं विद्यार्थियों की, है ना। उसको देख करके विद्यार्थी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसको जानने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं वो। तो इस प्रकार से उसका प्रयोग होता है। अब इसके जब हम घटकों की बात करें, तो उद्दीपन परिवर्तन में घटक कौन कौन से होते हैं, तो एक अध्यापक जो परिवर्तन करता है उसमें क्या हो जाता है, एक तो उसका शरीर संचालन और अंग परिवर्तन। यानी शरीर संचालन, यानी क्लास में पढ़ाते कई बार तो वो क्लास के अंदर पूरी तरह से समझाते हुए घूम लेता है ना। कई बार वो अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग कर लेता है, कोई हाव भाव दिखाने के लिए चेहरे की मुद्रा को बदल देता है, आंखों की मुद्राओं को बदल देता है। अब जैसे क्रोध का भाव दिखा रहा है, तो क्रोध का भाव दिखाते हैं शिक्षक क्या करेगा, अपने ही चेहरे पर पूरे क्रोध के भाव लाने का प्रयास करेगा। तो वो उद्दीपन परिवर्तन कर रहा है वहां पर, है ना। अचानक पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चे ने क्लास में खड़े होकर के मस्ती कर दी, तो एकदम से उसको डांट दिया जोर से, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसके अंदर उद्दीपन परिवर्तन हो गया। तो ये उद्दीपन परिवर्तन अंग संचालन होता है इसके अंदर। फिर होता है वही हाव भाव और भाव मुद्रा आगे उसकी, कि वो किस प्रकार के विषय वस्तु को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, उसके अनुसार उसका उद्दीपन परिवर्तन होता है। अगर वो कोई करुणा की किताब पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, तो उसके अंदर, उसके बोलने में, उसके हाव भाव में, उसके चेहरे के भावों में वही करुणा के भाव जागृत होने, वो जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो आप
का उसके साथ में तादात्म्यकरण नहीं हो सकता है, आप उस चीज का आनंद नहीं ले सकता है व्यक्ति उस चीज को समझने के लिए। अगर आप किसी करुण रस की कविता को आप बिल्कुल वीर रस की तरह पढ़ेंगे तो क्या वो करुणा उत्पन्न करेगी क्या आपके मन में? नहीं कर सकती वो, है ना? तो यही चीज है। या कोई रौद्र रूप है, रौद्र रस वाली हम कविता पढ़ रहे हैं और वहां पर हम करुणा की दयनीय होकर के पढ़ रहे हैं, तो क्या वो रौद्र उत्साह का भाव लेकर के आएगी, क्रोध का भाव लेकर के आएगी आपके मन में? नहीं ला सकती है। तो ये जो स्थिति है, तो आपका हाव भाव, मुद्राएं आपकी कैसी हैं, आप जब झांसी की रानी की बात करेंगे, महाराणा प्रताप की बात करेंगे, उनके उत्साह की बात करेंगे, उनके वीरता की बात करेंगे, तो अपने आप आपके अंदर बोलने में जोश आएगा। हाव भाव में, आपके बोलने में, आपके तरीके में, वाणी के अंदर, आपके हाथों के संचालन में, आपकी आंखों में, वो सब चीजें नजर आएगी एक शिक्षक के अंदर। तो वो शिक्षक के वो चीजें नजर आना भी बहुत जरूरी हो जाता है। फिर वाणी का उतार चढ़ाव आना, क्योंकि जब आप बोलते हैं क्लास के अंदर तो हर शब्द को आप बिल्कुल एक समान भाव से, समान लय से नहीं बोल सकते हैं। कहीं कहीं शब्दों पर जोर देना होता है, कहीं पर शब्दों को बहुत हल्की तरीके से निकालना होता है। किसी बात पर कोई विशेष जोर लगाने के लिए आपको उस शब्द पे स्वराघात आपको करना होता है, बलाघात आपको करना होता है। जोर देकर क्या बात करेंगे, नहीं ऐसा ही करना पड़ेगा। जब आपने ये कहा तो वो ऐसा ही, ये जो शब्द अगर आप बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उद्दीपन परिवर्तन करके उस बात को आप विशेष रूप से आप उसको क्या करें, महत्व दे रहे हैं उस चीज को। तो ये जो चीज होती थी, उतार चढ़ाव होना। फिर कई बार क्लास के अंदर जब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, बहुत चीज स्थिति हो जाती है, तो एकदम मौन की स्थिति भी हो जाती है। फिर शिक्षक पढ़ाते 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 एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि क्लास जब देख रहा है कि विद्यार्थी परस्पर आपस में बोले जा रहे हैं, उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, नहीं सुन रहे हैं, उसकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो वो एकदम से चुप हो जाएगा। उद्दीपन परिवर्तन उसका एकदम से शांत। शिक्षक के शांत होते ही सब विद्यार्थी अपना आप शांत हो जाते हैं। ये उद्दीपन परिवर्तन का परिणाम है ना। तो ये उद्दीपन परिवर्तन होना उसका, और ये जो चीज होती है वो विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करता है। जैसे ही शिक्षक चुप हुआ, विद्यार्थियों का ध्यान अपने आप शिक्षक की तरफ जाएगा कि शिक्षक चुप हो गया है, बिल्कुल चुप हो गया, मौन धारण कर लिया, तो सब शिक्षक छात्र जो होते वो चुप होकर के शिक्षक की तरफ देखने लग जाते कि अब इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना। तो उसके असर तो छात्रों का क्या हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। फिर उद्दीपन परिवर्तन में छात्र शिक्षक अंतःक्रिया परिवर्तित होती है ना, वो होना, छात्रों की सहभागिता उसके अंदर हो जाती है। और दृश्य श्रव्य परिवर्तन होता है, जिसके के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना और सक्रिय बनाना, कि जहां पर पढ़ाते पढ़ाते आपने दृश्य सामग्री का प्रयोग किया, विद्यार्थियों के ज्ञानेंद्रियों में परिवर्तित हुआ, सुनते सुनते वो देखने लगे, देख करके सुन भी रहे हैं, साथ में अगर कहीं लिखने का है तो उसको लिख भी रहे हैं, तो ज्ञानेंद्रियों में परिवर्तन होना। तो इस प्रकार से उसकी कुछ ये विशिष्ट उद्दीपन परिवर्तन होते हैं। फिर उद्दीपन परिवर्तन जो होते हैं वो शाब्दिक और अशाब्दिक माध्यम से भी होते हैं, है ना। शाब्दिक और अशाब्दिक माध्यम से उद्दीपन परिवर्तन कैसे होता है, तो एक तो होता है कि जब हम शब्दों के माध्यम से सब करते हैं, तो पहले व्याख्या कर दी, किसी चीज को समझा दिया, फिर हमने उसका प्रदर्शन किया, एक बार पूरी चीज क्लियर कर दी, उसके बाद में हमने उसको किसी टीचिंग एड के माध्यम से उसको समझाया कि ये चीज ऐसी है जो बताया गया है। एक पहले हमने उसको बता दिया पूरा ये चीज ऐसी है, फिर हमने उसको वापिस से समझाया, उसको व्याख्या शब्दात्मक रूप में हमने उसकी व्याख्या की, तो इस रूप में होती है। दूसरी हो जाती है कि प्रदर्शन और व्याख्या दोनों एक साथ चलते हैं, ये भी कर लिया इसके साथ में एक एक चीज को समझाते जा रहे हैं, तो प्रदर्शन और व्याख्या ये भी एक साथ चलती है। तो ये भी एक तरीका होता है आपके व्याख्या करने का, आपको किसी भी चीज को उद्दीपन परिवर्तन करने का, कि जहां पर हम इन रूपों में भी उद्दीपन परिवर्तन करते हैं। और इसमें से व्याख्या प्रदर्शन, प्रदर्शन व्याख्या, उद्दीपन परिवर्तन से छात्र अभिप्रेरणा, इस प्रकार से इन चीजों को करते हुए उद्दीपन परिवर्तन होता है। और उद्दीपन परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, जो कि इसको ये कह सकते हैं कि इसको सिखाया नहीं जा सकता है। उद्दीपन परिवर्तन तो वातावरण के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है और वो खुद करता है। लेकिन उसमें ये चीजें होती है कि उसको ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब उद्दीपन परिवर्तन होता है तो टीचर इतने गुस्से में आ जाता है कि सीधा डंडा लेकर के बच्चों के पीछे दौड़ पड़ता है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। उद्दीपन परिवर्तन होना है, लेकिन कहां तक होना है, किस सीमा तक होना है, किस स्तर तक होना है, किस प्रकार से होना है, कैसे होना है, ये सब चीजें सीखने की है। बाकी उद्दीपन परिवर्तन तो बड़ा हो ही जाता है ना। तो ये इसलिए अपने आप में कौशल है। तो ये कौशल इसलिए इसको कहा गया है कि उस उद्दीपन परिवर्तन जब हो रहा है तो उसके अंदर एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सीखना, ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है। और मुझे विश्वास है कि आप मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं और आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको
शेयर कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उन लोगों तक शेयर भी कर रहे हैं इसको आप, कमेंट कर रहे हैं आप, इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपको मेरे आगे नए-नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।